हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वापस से करंट अफेयर्स का टॉपिक रिज्यूम करेंगे। फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स विल ट्राई एंड रिवाइज व्हाट वी स्टडीड द अदर डे एंड उसके बाद का टॉपिक हम प्रोसीड करेंगे। चलिए, आज बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं, फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहली चीज हमने इंटरनेशनल अफेयर्स में पढ़ा, वी स्टडीड द स्टोरी की वर्ल्ड वॉर वगैरह के बाद से ट्रेड बहुत खत्म हो गया था, कंट्रीज को एक दूसरे पे भरोसा नहीं था, सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। लेकिन पैसे की चाह ने लोगों को यह बताया कि कहीं ना कहीं उन्हें साथ होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्रेटन वुड्स का अग्रीमेंट हुआ। होटल का नाम याद है क्या? माउंट वॉशिंगटन। परफेक्ट। माउंट वॉशिंगटन होटल में यह ब्रेटन वुड्स का अग्रीमेंट साइन करा गया, जिसकी वजह से कुछ ब्रेटन वुड्स के इंस्टीट्यूशंस बने। क्या नाम था उन इंस्टीट्यूशंस का, जल्दी बताइए। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ को इनडायरेक्टली ब्रेटन वुड्स का इंस्टीट्यूशन कहा जा सकता है। आईएमएफ तो ऑब्वियसली था ही, वर्ल्ड बैंक भी था ही। डब्ल्यूटीओ को कहा जा सकता है फॉर अ सिंपल रीजन कि आईटीओ जो वो लोग बनाना चाहते थे, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि अमेरिका ने रैटिफाई नहीं किया उस समय, इसलिए नहीं बन पाया। इवेंचुअली उसके कुछ 48 साल बाद, 48 ईयर्स के बाद में डब्ल्यूटीओ बना। बट स्टिल उसका जो सीड था, जो उसका थॉट था, वो शायद ब्रेटन वुड्स के ही अग्रीमेंट में रखा गया था, इसलिए इसे भी ब्रेटन वुड्स का इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। बहुत बढ़िया। आईएमएफ के बारे में हमने बात करी, 189 कंट्रीज इसके मेंबर है। 1945 में ये स्टार्ट हुआ। वॉशिंगटन डीसी, इसी से आपको नाम याद रखना चाहिए, माउंट वॉशिंगटन, राइट। माउंट वॉशिंगटन नाम भी आपको आसानी से याद रहेगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 डायरेक्टर्स हैं बच्चों। लार्जेस्ट बोरोवर्स में अपन ने इसको कैसे पढ़ा था, गुइया नाम से पढ़ा था, या फिर अपन ने बोला था, इसको पढ़ने का एक और तरीका है यूएज। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे आप बोरो ज़्यादा करते हैं, तो यूएज के नाम से भी पढ़ सकते हैं। यूक्रेन, अर्जेंटीना, ग्रीस और इजिप्ट। लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन्स में अपन ने पढ़ा था मेक्सिको, कोलंबिया और मोरक्को। ठीक है, मोरक्को। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन और प्रिकॉशनरी क्रेडिट लाइन दो तरह की चीज़ें हैं, इसके बारे में भी हमने बात करी थी कि जिन लोगों को, जिन कंट्रीज़ के सोशल सेटअप जो है, फाइनेंशियल और पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है, उसमें थोड़ी बहुत इश्यूज हैं, जिसकी वजह से शायद उनको फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन यूज़ करने की अनुमति नहीं है, वो लोग प्रिकॉशनरी क्रेडिट लाइन यूज़ करते हैं। चलिए, इंडिया और आईएमएफ की कहानी हमने पढ़ी। 1991 में हमारी परिस्थिति बहुत खराब थी, बीओपी क्राइसिस चल रहा था, हमारे पास में मुश्किल से एक फोर्टनाइट का इंपोर्ट्स करने का पैसा था, जिसकी वजह से इवेंचुअली हमें उनकी बात माननी पड़ी, आर्म ट्विस्टिंग करवाना पड़ा, उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। ये हमारे एमएमएस मनमोहन सिंह और ये हमारे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है जी। इन लोगों ने एलपीजी करा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अभी रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में आईएमएफ की अगर बात करें तो गीता गोपीनाथ का नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने ये कहा था कि इंडिया आज वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए इतना सिग्निफिकेंट है कि इंडिया में अगर स्लो डाउन आता है तो वो वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ रेट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। ठीक है जी। उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे वगैरह की कुछ बातें, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात थी जो अपन ने देखी थी कि एक जगह उन्होंने बोला कि इंडिया में रिकवरी आएगी ड्यू टू फिस्कल मेजर्स, और दूसरी जगह उन्होंने बोला कि नहीं, इंडिया की डाउनफॉल की वजह से वर्ल्ड जीडीपी भी गिर जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमी कोरोना वायरस के आने की वजह से ऑब्वियसली इस पे अब जितनी भी प्रोजेक्शंस थी, चाहे वो आईएमएफ की हो या वर्ल्ड बैंक की हो या मूडीज या फिच, ये बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज है बच्चों, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर है, एसएनपी। इंडिया में अगर बात करूं तो इंडिया में क्रिसिल नाम की एक रेटिंग एजेंसी है, केयर नाम की एक और रेटिंग एजेंसी है। तो ये रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स से लेके कंट्रीज की भी रेटिंग करती हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एक्सेट्रा। चलिए, एम्स ऑफ आईएमएफ में अपन ने पढ़ा था कि बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाना है। एक्सचेंज स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा गोल था इनका, क्योंकि जितना एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा उतनी आपस में कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करने में कम हिचकिचाएंगी, कम डरेंगी। जिस कंट्री को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, कोई बीओपी क्राइसिस में आ गया है, तो उसको भी ये मदद करेगी, इस तरह का इनका एम था। अदर फैक्ट्स में अपन ने बात करी कि सबसे पहला गोल इनका था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जो अपन ने भी बात करी।
एक्सचेंज रेट वाली, ये उनका प्राइम गोल था, ये उनका इंपॉर्टेंट गोल था। बट इवेंचुअली 2012 में ऑल मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज जो कि ग्लोबल स्टेबिलिटी पे अपना असर रखते हैं, उन सब चीज़ों को इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है जी। रीजनल कोऑपरेशन के बारे में हमने बात करी, या शायद नहीं बात करी थी इसके बारे में, रीजनल कोऑपरेशन तक शायद हम पहुंचे नहीं थे। तो आइए रीजनल कोऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं आज। ओके, रीजनल कोऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो, अरे मेरा तो सीक्रेट आउट कर दे रहा है ये, हाँ, जियोग्राफिकली प्रॉक्सिमेट हैं। प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है बच्चों पास में हैं, एक दूसरे के आस पास हैं, जोग्राफिकली उनके बीच में उतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन होती है, वो एक पर्टिकुलर रीजन होती है। देखिए आप अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं बच्चों, तो आपको दिखाई देगा कि न्यूज़ वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, जब किसी जगह के बारे में बताना होता है तो इट कैन आइदर बी कंट्री वाइज कि भाई ये कंट्री में ऐसा हो रहा है, वो कंट्री में ऐसा हो रहा है, या कॉन्टिनेंट वाइज बताया जाता है कि भाई अफ्रीका में ऐसा हो रहा है, और यूरोप में ऐसा हो रहा है, अमेरिका में ऐसा हो रहा है, एशिया में ऐसा हो रहा है। और एक और तरीका है जिसके थ्रू और ज़्यादा थोड़ा माइक्रो लेवल पे बाइफरकेट करना होता है जब किसी एरिया को, तो आप सुनेंगे कि लोग कहते हैं साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। तो इस तरीके से रीजन वाइज भी ब्रेकअप करा जाता है। तो आइए देखते हैं, अब ये रीजन, ये लोग क्या है, ज्योग्राफिकली सबसे एक दूसरे के पास में है, तो ऑब्वियसली इनके लिए ट्रेड कर पाना बहुत आसान होगा, डिस्टेंस कम होगा तो कम समय लगेगा, कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, और प्लस क्योंकि एक दूसरे के बहुत पास में हैं तो एक दूसरे के कल्चर को भी शायद बेहतर तरीके से समझते होंगे, शायद लैंग्वेज का बैरियर भी उतना बड़ा नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इनके बीच में अगर ट्रेड को प्रमोट करवाना हो तो वो रिलेटिवली आसान होता है एज कंपेयर्ड एज टू डिस्टेंट कंट्रीज। तो अब अगर ये लोग आपस में ट्रेड करते हैं, अगर ये लोग आपस में ट्रेड करते हैं, तो बच्चों एक तो बहुत अच्छी चीज क्या होती है कि आज आपका नेबर जो है, आज इंडिया का ये दुर्भाग्य है कि इंडिया के जितने नेबर्स हैं हर दिशा से जहां पे हम घिरे हुए हैं, किसी के साथ भी शायद हमारा बहुत ही ज्यादा एमिकेबल, एमिकेबल वर्ड का मतलब होता है फ्रेंडली, हमारा बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है। अभी इसके बारे में कभी हम फुर्सत में बात करेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज ही आज तक बहुत ही वियर्ड रही हैं, एंड दैट्स द रीज़न वाई प्रॉबली हम लोग अमेरिका ना होते हुए भी जो अमेरिका बनने का प्रयास करते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आज ना हम नेपाल के बहुत करीब है, ना श्रीलंका के, ना अफगानिस्तान के, ना पाकिस्तान के, चाइना की बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत एमिकेबल रिलेशनशिप नहीं है। बट देन एक बहुत सिंपल बात जो समझनी चाहिए वो ये है कि अगर आपका आपके नेबर के साथ में ट्रेड रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, तो शायद आप उससे कभी लड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आप उसको बहुत सारा सामान बेचते हैं, आपको उससे फॉरेक्स मिलता है, आपको उससे इनकम मिलती है, उसकी वजह से आपकी कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, सिमिलरली उसका भी आपके ऊपर निर्भर, वो भी आप पे निर्भर करता है, वो भी शायद आपको कुछ चीज़ें बेचता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका म्यूचुअल बेनिफिट इन्वॉल्व है। म्यूचुअल वर्ड का मतलब होता है दोनों के लिए विन विन। तो ये जो म्यूचुअल बेनिफिट इन्वॉल्व है बेटा, इस म्यूचुअल बेनिफिट की वजह से ऑब्वियसली आप लोगों की रिलेशनशिप में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आइए रीजनल की अगर अब बात करें, ये मैं आपको इंटरनेशनली बता रहा हूं कहां कहां पे किस तरह के रीजनल, इनको ट्रीटीज भी कहा जाता है, ब्लॉक भी कहा जाता है, अग्रीमेंट्स भी कहा जाता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिसको अपने कहते हैं, एफटीएज, कई बार आपको ये नाम सुनाई देगा। कुछ पॉपुलर नाम जो आपने शायद सुने होंगे वो है नाफ्टा, साफ्टा, ठीक है ना जी, नाश्ता मत पढ़िएगा भूख की वजह से, नाफ्टा है। अब नाफ्टा का मतलब क्या हुआ जी? सर नाफ्टा का मतलब हो गया नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। बच्चों नॉर्थ आपको पता है, मैप वाइज देखने जाएं तो ऊपर की दिशा में नॉर्थ होता है, नीचे की दिशा में साउथ होता है, तो ये नॉर्थ अमेरिका है। अच्छा,
कई लोगों को ये भी परेशानी है कि सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मतलब क्या होता है। बोले सर एक नॉर्थ अमेरिका होती है, एक साउथ अमेरिका होती है, दोनों को यूनाइट कर देंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएगा। आपका भी कुछ ऐसा ही लॉजिक है क्या? हाँ जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रही है, यहाँ आपको साउथ अमेरिका दिखाई दे रही है, दोनों को जोड़ देंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन जाएगा क्या? तो फिर तो आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ स्मॉल कंट्री, छोटी सी एक कंट्री है। और ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये पूरा का पूरा अमेरिका नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? दिस इज अ कॉन्टिनेंट, राइट? तो अगर इतना बड़ा अमेरिका होता तो आप सब कल्पना कीजिए कि इट्स बिगर देन द एंटायर यूरोप, इट्स बिगर देन द एंटायर अफ्रीका। तो वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो ये जो है इन्होंने नाफ्ता बना रखा है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, और वो कंट्रीज़ आपस में मिलके एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रखा है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? क्या वो फ्री में सामान एक दूसरे को दे देंगे? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? क्या वो एक दूसरे को फ्री में सामान दे देंगे? तो फिर मतलब सर वो लोग फ्रीली ट्रेड होने देंगे। और ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल सेंस में बात करें, पढ़े लिखे बच्चों की तरह जवाब दें, तो हम ये कह सकते हैं कि आपस में सर बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, सामान जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आता है तो कस्टम ड्यूटी की वजह से महंगा हो जाता है, 100 का सामान 150 का बन जाता है। तो अब अगर वो कस्टम ड्यूटीज़ नहीं ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सामान जो है बेटा वो सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया, ये साउथ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया। यूरोपियन यूनियन, ये तो नाम आपको पता ही होना चाहिए बच्चों, ईयू जिसे कहते हैं। आज ईयू दुनिया का सबसे कामयाब रीजनल अरेंजमेंट या एसोसिएशन कहा जा सकता है। नॉट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, अभी पिछले 4-5 साल को अगर हटा दिया जाए जिस दौरान थोड़े बहुत फ्रिक्शन वहाँ पे आने लगे हैं, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एटलीस्ट 15-20 ईयर्स, इट वॉज कंसिडर्ड एज द बेंचमार्क फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आप ये समझिए कि जर्मनी है, फ्रांस है, ग्रीस है, बहुत सारी कंट्रीज है, और ये सारी कंट्रीज का एक सेंट्रल बैंक है, ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। आज समझिए इंडिया में एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, है ना? अपनी सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। एक सेंट्रल बैंक है, एक कंट्री है, एक गवर्नमेंट है, फिर भी इनकी आपस में पटती नहीं है ससुरों की, आपस में लड़े मरे रहते हैं हमेशा। आरबीआई कहता है कि गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट कहता है कि आरबीआई की गलती है। कभी ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट आरबीआई को कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट के हाथ में आरबीआई पपेट है, फलाना ढिकाना, ये वो ये वो ये वो। और आप कल्पना कीजिए कि वहां पे शायद 50 से ज़्यादा कंट्रीज के लिए एक कॉमन सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और उन सारी कंट्रीज में एक ही करेंसी चल रही है जिसका नाम है यूरो। सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स अ गार्गेंटून टास्क जो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने आपस में अपने सारे बॉर्डर्स हटा दिए, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हटा दी, कोई भी किसी भी कंट्री में आ सकता है, जा सकता है, सेम करेंसी यूज़ कर रहे हैं, तो आपस में ट्रेड उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और शायद वैसी कंट्रीज़ के लिए वो ज़रूरी था। अब आप कल्पना कीजिए, जर्मनी है जो इंजीनियरिंग में बहुत बेहतर है, लेकिन जर्मनी की खुद की पॉपुलेशन कितनी है? आज मर्सिडीज़ वहाँ का, बीएमडब्ल्यू वहाँ का, ऑडी वहाँ का, फोक्सवैगन वहाँ का। तो अब दुनिया की बड़ी बड़ी जो ऑटो मेकर्स हैं वो जर्मनी को बिलोंग करते हैं, और अगर जर्मनी का ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं बढ़ेगा तो वो ये सारी गाड़ियां बेचेगा कहाँ पे? किस तरीके से वो अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल को मेंटेन करेगा? तो जरूरी था कि उसे एक बहुत अच्छा रीजनल कोऑपरेशन मेंटेन करना है। आसपास की हर कंट्री को लगना चाहिए जर्मनी से नहीं खरीद रहे हैं, अपने ही किसी बंदे से खरीद रहे हैं, अपनी जगह से खरीद रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह की जो पावरफुल कंट्रीज थी उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक यूरोपियन यूनियन बनाना है, और उस वजह से वहाँ की शायद जो बहुत कमज़ोर कंट्रीज़ थी उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो गया, बिकॉज उनको गवर्न करने के लिए, उनकी पॉलिसीज़ बनाने के लिए बहुत मजबूत कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा कदम उठा रहे थे। ठीक है जी, तो ये सारी बातें अपने को पता चली। अब सवाल ये है कि सर हम अपने पे फोकस करते हैं, अपने सिलेबस के ऊपर फोकस करें, तो बेटा ये जो एरिया है, इंडिया का जो एरिया है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं मेहंदी कलर में जो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, दिस इज सार्क, इसका नाम है सार्क। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और एक और ये जो ब्लू वाला एरिया आप देख रहे हैं इसका नाम है एशियान। एशियान का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन
नेशंस। बात समझ में आ रही है बेटा? अब ये आपके सिलेबस का हिस्सा है तो इनको अपने डिटेल में पढ़ते हैं, बट बेसिकली आपको एक रफ आइडिया आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक रफ आइडिया समझ में आ गया हो कि रीजनल कोऑपरेशन का मतलब क्या हुआ। कुछ कंट्रीज जो आसपास हैं, जो जोग्राफिकली एक दूसरे के उनकी प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है, वो लोग एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट्स में एंटर करते हैं कि चल भाई तू मेरे यहाँ से ज़्यादा टैक्स मत ले, मैं तेरे यहाँ से ज़्यादा टैक्स नहीं लूँगा, तो तेरा कॉटन मेरे पास आ जाएगा, मेरा रबर तेरे पास चला जाएगा, और हम दोनों का ही ट्रेड बढ़ेगा, दोनों का ही फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़ेगा, दोनों की इंडस्ट्री डेवलप होगी, एम्प्लॉयमेंट डेवलप होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव अहेड। तो पहला वाला जो है उसका नाम है एशियान। ठीक है जी, अब ये जो एशियान है ये एस्टैब्लिश हुआ 8 अगस्त 1967 को। ऑफकोर्स ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एमसीक्यू में आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो एशियान जो है कब डेवलप हुआ सर? 8 अगस्त 1967 को। मेंबर्स कितने हैं जी सर? इसके 10 मेंबर हैं। फाउंडिंग मेंबर्स कौन है? फाउंडिंग मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर का मतलब क्या हुआ बेटा? सर फाउंडिंग मेंबर का मतलब हुआ कि जब बना था 8 अगस्त 1967 को, उस समय कौन कौन मेंबर्स थे, फाउंडर्स थे, कौन कौन सी वो कंट्रीज थी जो उस समय इसके मेंबर्स थे। तो इसका आंसर हमने लिखा है सिट पीएम। सिट पीएम का मतलब क्या हुआ? सिट पीएम का मतलब हो गया सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस एंड मलेशिया। ठीक है, देखो एक चीज तुमने अभी जोग्राफिकली विजुअलाइज किया है इसको, है ना? देखिए जो विजुअल एड्स होती हैं ना वो आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो आप इसका जोग्राफिकल पोजीशन देखिए, ये जो एरिया है एसोसिएशन, अच्छा थोड़ा और दूर है ना, इस तरफ है, यहाँ पे है ये कुछ एसोसिएशन ऑफ फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। तो ये जो एरिया आप इसको इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये इंडिया के पास में है कंट्रीज, बट नॉट दिस एरिया। तो चाइना वगैरह कुछ नहीं है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना? तो ये वाला एरिया है जहाँ पे लोग बेसिकली घूमने जाते हैं, सारे गुजराती बंधु हमारे। तो वो कंट्रीज़ का नाम आपको ध्यान रखना है। तो सिट पीएम में अपने पास में क्या क्या आ गया? सिट पीएम में हमारे पास में आ गया सर सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, है ना? ये तीनों ही जगह बहुत ही ज़्यादा, मलेशिया इनफैक्ट काफ़ी पॉपुलर हैं गुजरातियों के बीच में, है ना? बच्चे घूमने जाते हैं, बिजनेस ट्रिप्स पे जाते हैं। क्या होता है वहाँ पे ये तो भाई आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, मेरा तो काम पड़ा नहीं कभी जाने का। ठीक है जी, तो सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है और मलेशिया। ये 5 चीज़ें जो है अपनी, ये हो गया अपना सिट पीएम। बहुत बढ़िया, तो सिट पीएम याद रखिए। अब उसके बाद में कि सर उसके अलावा कौन से और मेंबर्स हैं, क्योंकि हमने पढ़ा 10 लोग हैं तो और भी मेंबर्स होने चाहिए। ऑफ कोर्स और भी मेंबर्स हैं। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये बाकी नाम। चलो बेटा, चलिए फटाफट अपना लाइव क्विज है ये। बताइए ये कौन सी कंट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हेल्प के तौर पे, क्यू के तौर पे आपको ये इमेज दिखाई जा रही है। इस इमेज को देख के आप अगर कुछ बता सकें तो। थोड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड, लेकिन बताइए, कुछ गेस करने का प्रयास कीजिए, हो जाए तो बहुत अच्छा। गोल्डन टेम्पल नहीं है बाय द वे ये, हाँ? ये मत कहना कि सर ये तो गोल्डन टेम्पल आपने रख दिया है, एशियान का मेंबर बना दीजिए अमृतसर को। ये जगह जो है बेटा इसका नाम है ब्रुनेई। क्या नाम है? ब्रुनेई डेरुसलम। ठीक है जी, ब्रुनेई डेरुसलम, ब्रुनेई डेरुसलम इस जगह का नाम है। तो आपने सिट पीएम पढ़ा, उसके बाद जो हमारे सामने नाम आया ब्रुनेई डेरुसलम, ये वाला नाम हमारे पास में आया। चलिए अगला, चलिए इसको गेस करने का प्रयास कीजिए। बताइए ये कौन सी जगह है? बेटा बता पाओगे कौन सी जगह है ये? व्हाट प्लेस इज दिस? देखिए बड़ा ही खूबसूरत ब्रिज है, हाथ बनाए हुए हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है इन हाथों ने इस ब्रिज को थामा हुआ है। यस, दिस प्लेस इज वियतनाम। जी हाँ दोस्तों, इस जगह का नाम है वियतनाम। वियतनाम वो कंट्री है जो इतनी सी कंट्री होने के बावजूद अमेरिका को उसने बहुत परेशान किया
और काफ़ी लंबे समय तक वियतनाम वॉर, द नाम वॉर जिसको कहते हैं अमेरिका में लोग बाग, नाम वॉर चला, लेकिन वियतनाम ने हार नहीं मानी। ठीक है जी, तो ये वियतनाम हो गया। वियतनाम, चलिए इसको गेस कर पाएंगे क्या? मतलब ब्लाइंड गेस, टेक अ ब्लाइंड शॉट। ठीक है, द नेम ऑफ दिस प्लेस इज लाओ, लाओस, पीआर, पीआर मतलब पीपल्स रिपब्लिक। ठीक है जी, तो लाओस करके ये जगह है। ये मैप आप सॉरी फ्लैग आप देख रहे हैं इसका। हाँ, थोड़ा थोड़ा फ्लैग्स को देखते चलिए। ओके, ये जगह का नाम बताइए ज़रा। म्यांमार, इस जगह का नाम है म्यांमार। तो हमने देखा सिट पीएम पहले देख लिया, उसके बाद में ब्रुनई का नाम हमने देखा, वियतनाम का नाम हमने देखा, लाओस का नाम हमने देखा, और अब म्यांमार का नाम हमने देख लिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब 4 हो गए, 5 पहले हो गए थे, 9, अब एक आखिरी कंट्री बची। चलो ये वाला नाम शायद आपको बताना चाहिए, ये जगह कौन सी है प्लीज़ आप लोग बताइए। इस इमेज को अच्छे से देखिए और इस इमेज को देख के बताने का प्रयास कीजिए। इसके बारे में शायद जीके में आपने पहले पास में भी पढ़ा होगा इस जगह के बारे में। नहीं? ओके, I'll give you a hint, I'll give you a clue. This is the largest temple in the world. This is the largest temple in the world. Now imagine कि इंडिया में नहीं है. What an irony this is. The largest temple in the world is not in India. Probably the maximum number of people who visit a temple, अधिकतम लोग जो मंदिर जाते हैं वो हिंदुस्तान में है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो इंडिया में नहीं है। तो अब शायद आपने गेस कर लिया होगा, इस जगह का नाम है एंकोर वाट और कंट्री का नाम है कंबोडिया। द नेम ऑफ द कंट्री इज कंबोडिया। वहाँ की भाषा में से कंपूचिया भी कहा जाता है। और दिस इज द ओल्डेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, although it is in a very sorry state right now. It's all dilapidated. Now the irony is that over here we are fighting to build a temple where there is no temple. Although now it's very political, it's very very political, but you have an opportunity to probably renovate, probably जीर्णोद्धार किया जाए इस मंदिर का, जो कि बहुत ही डिलैपिडेटेड परिस्थिति में है, खंडर बन रहा है। बट शायद उसके लिए कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको पॉलिटिक्स में, इसीलिए यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने देख लिए 10 नाम आपके सामने आ गए। कौन से 10 नाम आपने देखे? हमने सिट पीएम देखा। अब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर ऑफ एशियान। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, राइट। तो सिट पीएम था, उसके बाद में हमने बी पढ़ा ब्रुनई के लिए, एल पढ़ा लाओस के लिए, वी पढ़ा वियतनाम के लिए, एम पढ़ा म्यांमार के लिए, और सी पढ़ा कंबोडिया के लिए। ठीक है जी, चल एम एंड पर्पस ऑफ एशियान दिया हुआ है कि भाई क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से एशियान को बनाया गया था, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट। तो हमने बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, अभी आपको समझना पड़ेगा ये जितने भी इस तरह के रीजनल एसोसिएशंस होंगे, जितने भी इस तरह की रीजनल बॉडीज होंगी,
देयर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है ना। व्हाट इज इट गोइंग टू बी कि भाई आपस में ट्रेड बढ़े, आपस में रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत हो, एक दूसरे के सोशियो इकोनॉमिकल हर तरह की परेशानियों में वो एक दूसरे के साथी बने, आपस में इंटरनेशनल जो और बॉडीज़ हैं इस तरह की, उनमें ये सारे मिल के एक दूसरे के साथ मिल के अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। उस तरह की जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, चाहे वो आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो या यूएनओ हो, उसके साथ बेटर लियाज़ों कर सकें, बेटर रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें, एक दूसरे की मदद करें ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में और इकोनॉमी को ग्रोथ कराने में। इस तरह के ही इनके सबके एम्स एंड पर्पसेस होंगे। तो आपको इसे अच्छे से याद नहीं भी हो तो भी कॉमन सेंस वाली बातें और सब जगह पे उसे एप्लीकेबल कराया जा सकता है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी। स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि आपस में सारी कंट्रीज़ को एक दूसरे कंट्री के लोगों को बराबर भाव से देखना है, डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है कि नहीं हम अपने वाले सामान को ज़्यादा प्रमोट करेंगे और वहाँ से आने वाले सामान का इंपोर्ट रोक देंगे। रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, तो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि भैया चाइना वाली जैसी हरकतें नहीं करनी, एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं घुसना है। चार्टर का मतलब होता है बच्चों बाईलॉज या फिर रूल्स बेसिकली। तो यूएन के चार्टर के अनुसार रीजनल पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे को साथ कोलैबोरेट करके काम करेंगे। असिस्टेंस इन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, यानी कि इस रीजन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, इस रीजन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी कल्चरल, इसका जो इथॉस है, जो इसका कल्चरल फ्लेवर है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ। रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रो एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, यानी एक दूसरे के पास में जो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हैं, आज अगर मैं लेट अस से जूट ग्रो कर सकता हूँ या टी ग्रो कर सकता हूँ, कॉफ़ी ग्रो कर सकता हूँ, अगर मेरे बाजू की सारी कंट्रीज़, मेरे सारे नेबर्स मुझसे वो प्रोडक्ट खरीदने लग जाएं, तो फिर मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को और बड़े स्केल पे और वास्ट स्केल पे कर सकता हूँ। तो मेरी जो एग्रीकल्चरल रिसोर्स थी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ हो पाएगी। किसी के पास में अगर कोई इंडस्ट्रियल रिसोर्स है, यानी कि वो जो जूट मैंने ग्रो किया वो उससे फाइबर बनाना, थ्रेड बनाना, जूट के प्रोडक्ट्स बनाने में ज़्यादा माहिर है, तो उसकी इंडस्ट्रियल रिसोर्स का ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाएगा और हम जो रीजन की सारी कंट्रीज़ हैं एक दूसरे से वो प्रोडक्ट्स खरीदते रहेंगे। कोऑपरेशन एंड हार्मनी विद सिमिलर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इस तरीके के जो और ज़्यादा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी हमें एक हारमोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करना है। लेट्स मूव अहेड। 35th एशियन समिट, 35th एशियन समिट। अब ये जो 35th एशियन समिट यानी कि हाल फिलहाल में ये कॉन्फ्रेंस कह लो कंप्लीट हुई। ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे वो सारे लोग हैं जो अपनी अपनी कंट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। कहाँ पे हुआ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली बहुत सारी समिट्स हुई हैं, सबके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। लेटेस्ट जो हैं, कब हुई, कहाँ हुई, क्या वेन्यू था, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वेन्यू इसका था बैंकॉक, थाईलैंड। ऐसे भी 10 कंट्री के जो मैंने आपको नाम बताए बेटा, उसमें आपकी फेवरेट कंट्री तो यही है ना। यू ऑल्सो नो कि सबसे फेवरेट कंट्री आपकी यही है। डेट्स हैं 1 से 4 नवंबर 2019। मोटो था इसका एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। और अगली समिट जो होने वाली है 2020 की, जो समिट होने वाली है वो वियतनाम में होने वाली है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो हमने पढ़ लिया 35th एशियन समिट जो थी वो बैंकॉक में हुई और 36th जो होगी वो वियतनाम में होगी। ओके जी, ये बात हमें पता चल गई। नाउ नेक्स्ट, अब ये क्या होता है देखो, यहाँ पे ये 10 कंट्रीज तो मेंबर्स हैं, राइट। ये 10 कंट्री मेंबर्स हैं, बट यहाँ पे एक और चीज समझने वाली जो ये है कि जब देखो आप ये नाम पढ़ो तो दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। यहाँ आपको लिखा हुआ है ओपनिंग सेरेमनी 35th एशियन समिट एंड रिलेटेड समिट्स, एंड रिलेटेड समिट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एंड रिलेटेड समिट्स? एंड रिलेटेड समिट्स का मतलब क्या हुआ
कि ये एशियान वाले तो आपस में मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस अब अगर इनको लगता है कि भाई एशियान को चाइना के साथ बात करनी चाहिए, चाइना के साथ कुछ इश्यूज हैं, कुछ चीजें हैं जो वो डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो चाइनीज प्रीमियर को भी बुलाएंगे, चाइनीज प्रेसिडेंट को भी बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि सर आप भी प्लीज शामिल हो इस मीटिंग में हमारे साथ, और हम पर्सनली 1 to 1 आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। इसी तरीके से वो इंडिया को बुला सकते हैं, अमेरिका को बुला सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इसीलिए यहाँ पे एशियान के लोग तो मिलेंगे ही, एंड रिलेटेड समिट्स बोला हुआ है। इसी का एग्जाम्पल सबसे बड़ा आपको यहाँ पे सामने दिखाई देगा, ये अपनी इंडो एशियन समिट है, और इसमें क्या है कि इंडिया मिल रहा है एशियान के साथ में। क्या है जी सर? इंडिया मिल रहा है एशियान के साथ में। बात समझ में आई बेटा? हाँ जी सर। तो क्या है यहाँ पे, तो ये इंडो एशियन समिट हुई, ये चचा हमारे जापान के हैं और ये हमारे मोदी जी हैं। तो क्या बातें हुई जी? हाइलाइट्स में बोला कि भाई स्ट्रेंथन पार्टनरशिप थ्रू स्ट्रॉन्गर सरफेस मैरीटाइम एयर एंड डिजिटल लिंक, यानी बेसिकली जल थल हवा, जहां से भी अपने एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ सकते हैं, अपना कनेक्टिविटी मजबूत कर सकते हैं, वो करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिजिटल लिंक। इंडिया वेलकम द डिसीजन टू रिव्यू द एशियान इंडिया एफटीए, यानी कि एशियान तो आपस में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ही जिसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है आपस में, लेकिन एशियान ने इंडिया के साथ एक अलग से एफटीए साइन करा है, तो उसके टर्म्स को अगर मॉडिफाई करना है, उसके टर्म्स में अगर कुछ बदलाव करने हैं, तो इसको इंडिया ने वेलकम करा और इंडिया ने कहा जी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, वी आर विलिंग टू गो फॉर इट। अगर आपको उसमें कुछ टर्म्स में और बातें करनी है तो लेट्स डू इट। स्ट्रेंथन पार्टनरशिप इन द एरिया ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम का मतलब ऑब्वियसली बेटा वाटर रिलेटेड हो गया, मरीन से मैरीटाइम बना। तो आप देखिए, बिकॉज इसको समझने के लिए probably this diagram is going to help you. अब ये इंडिया का एरिया है। अब यहाँ पे जो वाटर एक्सपोजर है, सारे यहाँ इन सारे एरिया से ये वाटर एक्सपोजर है इनको। अब इसमें अगर ये एक दूसरे को नेवल हेल्प करते हैं, एक दूसरे को मरीन असिस्टेंस देते हैं, साथ में सैन्य अभ्यास करते हैं, एक दूसरे को एयरक्राफ्ट कैरियर्स में मदद करते हैं, तो ऑब्वियसली इन सबकी नेशनल सिक्योरिटी ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है जी। तो दैट्स द रीज़न वाई यहाँ पे बोला है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी मतलब वाटर बेस्ड इकोनॉमी, तो वो ऑब्वियसली फिशरीज हो सकती हैं, किसी और प्रकार का ड्रिलिंग हो सकता है, तो वो आपस में मजबूत करना है। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिल्ली डिक्लेरेशन टू कमेमोरेट, कमेमोरेट का मतलब सेलिब्रेट करना उस चीज़ को, 25th एनिवर्सरी ऑफ एशियान इंडिया डायलॉग रिलेशंस इन जनवरी 2018, यानी कि 25वीं सालगिरह थी, और वहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली डिक्लेरेशन को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। मोस्टली ये जो डिक्लेरेशंस होती हैं बच्चों, जिस शहर में वो मीटिंग हुई थी उसी के हिसाब से, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल नाम है, या बर्लिन रूल्स नाम है, या यहाँ पे हम दिल्ली डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, गोवा डिक्लेरेशन है, तो इट्स बेसिकली जहाँ पे मीटिंग हुई थी उसके अनुसार ही वो नाम दे दिया जाता है। तो इंडो एशियन समिट के बारे में हमें क्या याद रखना है? हमने देखा कि ये जो 35th एशियन समिट थी ये 1 से 4 नवंबर के दौरान हुई, तो ऑब्वियसली इंडिया वाला भी इसी के बीच में होगा, तो इसीलिए आंसर हो गया 3 नवंबर। तो अब जब 35th एशियन समिट बैंकॉक में हुई है, तो ऑब्वियसली इंडिया एशिया समिट भी वहीं पे होगी बैंकॉक में, तो कोई नई चीज़ हमें याद नहीं करनी पड़ी। ठीक है जी। उसके बाद में ये क्या दिया हुआ है, 5th एशियन यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट के बारे में बताया हुआ है कि इस तरह का एशियन वाले एक वीडियो कॉन्टेस्ट रखते हैं जिसमें बच्चों को थीम दिया जाता है एक अलग अलग कंट्रीज़ के, और उनको कहा जाता है कि भैया आप एक वीडियो बनाएं जो हमें बताएगा। क्या हो गया?
यूट्यूब का लिंक जो था, ओके कोई नहीं, आई विल सेंड यू दिस लिंक टू दिस वीडियो एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन योर व्हाट्सएप। ठीक है जी। तो ये कहाँ पे हुआ ये? तो ये सर हुआ लाओ, जो अपन ने नाम पढ़ा था लाओस पीआर, वहीं पे हुआ, वियंतियन में। ठीक है जी। कब हुआ जी? जुलाई 19 2019 को हुआ। और ये अपने को किताब में बताया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज कहाँ के लोगों ने जीता। तो इलिया प्रमाना ने, इंडोनेशिया की जो थी, उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। और डियाना डियाना सी जो सिंगापुर से थे, उन्होंने सेकंड प्राइज जीता। और अनुलुक डेवोंग जो लाओ से थे, उन्होंने थर्ड प्राइज जीता। तो यही वो वीडियो है, वन ऑफ द प्राइज विनर वीडियो, जहाँ पे मैं एम्बेड करके लाया था, बट देन देयर आर सम इशू विद द कनेक्टिविटी, सो आई विल शेयर दिस वीडियो विथ यू गाइस, डोंट वरी। ठीक है जी। तो अपने को इसमें क्या याद रखना है कि हाँ, इस तरह का एक यूथ वीडियो कॉन्टेस्ट एशियान कराता है। इंडोनेशिया फर्स्ट प्राइज जीता था, सिंगापुर सेकंड प्राइज जीता था, और ये बेचारे खुद करवा रहे थे लाओ वाले, तो इन्होंने कम से कम थर्ड प्राइज तो जीते, ऐसा सोच के थर्ड प्राइज इन्होंने जीता। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सार्क के बारे में। अब चलो बच्चों, सार्क को तो तुम आइडेंटिफाई करो। ये क्विज में तो बेटा तुम्हें ऑब्वियसली अच्छी भूमिका निभानी चाहिए मेरे गुड्डू लाल। ये तो तुम्हें बताना चाहिए अपने आप कि ये कौन सी कंट्रीज हैं। बता सकोगे कि नहीं? अभी लाइव वीडियो को पॉज कर दो, यूट्यूब पे देख रहे हो, पॉज कर दो, पॉज करके बताओ ये कौन कौन से फ्लैग्स हैं। सारे तुम्हारे पड़ोसी हैं बेटा। तुम्हें जोग्राफिकली भी मैं वो रीजन दिखा चुका हूँ मेहंदी कलर में, जो मैंने तुम्हें दिखाया था अभी। तो इन कंट्रीज के फ्लैग्स तो बेटा प्लीज आइडेंटिफाई कर लो, इतनी तो मेहनत कर लो मेरे लिए। अब कोई कह रहा है सर ये इंडिया है, वाह 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 वाह, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत गजब आपका परफॉर्मेंस रहा। अब बाकी को आइडेंटिफाई करो जल्दी। पॉज कर दो, तुम नहीं करोगे तो मैं खुद कर दूंगा, चुप हो जाऊंगा मैं जब तक तुम लोग आंसर नहीं बताओगे कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं आगे ही नहीं बढ़ने वाला। चलो आंसर लिखो फटाफट। बहुत इजी है बच्चों, सारे अपने नेबर्स का नाम बता दो यार, और क्या। चलो, एस्टैब्लिश्ड ढाका में हुआ ये, 1985 में ढाका में सार्क बना। ठीक है। तो इंडिया जो है बच्चों एशियान का मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। जस्ट बिकॉज वहाँ पे एशिया नाम आता है मत सोचिएगा कि इंडिया तो होगा ही। एशियान का मेंबर इंडिया नहीं है, लेकिन सार्क का है। ठीक है जी। सेक्रेटेरिएट इसका कहाँ पे है? काठमांडू में। 1987 में काठमांडू में इसका सेक्रेटेरिएट हमने एस्टैब्लिश करा। ठीक है जी। काठमांडू कहाँ है आपको पता ही होगा, नेपाल। तो यहाँ पे नेपाल भी मौजूद है, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छे से देख पा रहे हैं कि नहीं आप? हाँ सर देख तो पा रहे हैं, लेकिन उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं। कोई नहीं, ये जो है, इसको ज़रा साफ कर दें। वन बाई वन चलते हैं, हाँ चलो। ये कौन है सर? ए से अफगानिस्तान, बहुत बढ़िया। ये कौन है सर? बी से बांग्लादेश, वेरी गुड। ये कौन है सर? वापस बी से भूटान। ये कौन है सर? आई से इंडिया। ये कौन है? ये सर एम से मालदीव्स है। ठीक है ना, हनीमून पे लोग बाग जाते हैं, बड़ा पॉपुलर डिक्लेरेशन है, मालदीव्स के बीचेस बड़े प्रसिद्ध हैं। ये कौन है सर? ये तो नेपाल है। सबसे अलग नेपाल का फ्लैग होगा शायद दुनिया में, because it's not rectangular. Mostly all flags that you see in the world are rectangular, but this one probably, I don't know, I've not studied on this one, but some way or the other it probably celebrates the Himalaya, and that's the reason why probably it's hill shaped, hilltop पे है, तो शायद इसीलिए इस तरह का इनका फ्लैग है। उसके बाद में ऑब्वियसली इसे कैसे भूल सकते हैं, हमारे सबसे अजीज दोस्त पाकिस्तान।
और ये जो हैं ये श्रीलंका हैं। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं इन सबको। क्या हुआ राजा, मान जाओ प्लीज। So there's Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives. This is what I was talking about. नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है जी, नाम क्या है, सार्क। ओके, ठीक। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सार्क के, तो टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, एक्सिलरेट वही इकोनॉमिक सोशल कल्चरल जो वहां पे भी था, प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस वर्ड बच्चों आजकल काफी पॉपुलर हो गया है, थैंक्स टू सर्टेन जेंटलमैन जिन्होंने हमें बताया, क्या बताया, आत्मनिर्भर। सेल्फ रिलायंस का मतलब यही होता है, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता। तो यहां पे लेकिन आत्मनिर्भर नॉट एज इन वन इंडिविजुअल कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे, दे आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। यानी कि भाई सार्क में जो मेंबर्स हैं ये सारे आपस में मिलके एक दूसरे की सारी ज़रूरतें को पूरे करने में सक्षम हो, ताकि किसी बाहर की कंट्री से के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा डिपेंड करने की ज़रूरत ना पड़े और ये आपस में ट्रेड कर सकें। तो वही हो गया कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। और डिट्टो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया, डिट्टो मतलब जो आपने एशियान में पढ़ा था पीछे कि भाई बाकी इंटरनेशनल जो इस तरह की और एजेंसीज है उनके साथ रिश्ता इस्टेब्लिश करना, स्टेबिलिटी के लिए काम करना, एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना, जो कि हमारे नेबर्स करते नहीं हैं। खैर कोई बात नहीं, बट ये सारी बातें सार्क में भी एशियान की तरह ही एज इट इज़ एप्लीकेबल हो जाती हैं। ओके जी, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में सर वी हैव फोर्थ मीटिंग ऑफ सार्क एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स। ठीक है जी, फोटो अगर आप अच्छे से देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू द लैंड ऑफ हैप्पीनेस। लैंड ऑफ हैप्पीनेस कौन सी जगह है, लैंड ऑफ हैप्पीनेस किसको कहते हैं, एक हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया गया था, एक हैप्पीनेस इंडेक्स की कैलकुलेशन करी गई और ये पता लगाया गया कि भाई कौन सी कंट्री है जहाँ के लोग, जहाँ के लोकल्स सबसे ज़्यादा खुश हैं। एंड सरप्राइजिंगली उस हैप्पीनेस इंडेक्स को भूटान ने टॉप किया। एंड अभी भी ऐसा कहा जाता है, और भूटान की कई चीज़ें हैं जो अपने आप में बहुत ही यूनिक हैं। वन ऑफ कोर्स द हैप्पीनेस इंडेक्स में जो इसने टॉप किया, यहाँ माना जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। सेकेंड, probably Bhutan is the only country in the world with a sizable population which is carbon negative। यानी कि हर कंट्री जो होती है वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, कार्बन एमिशन कर रही है, CFC गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो बचपन में आपको पढ़ाया जाता था। बट प्रॉब्ली भूटान इज द ओनली कंट्री विद अ साइजेबल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड जो कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। सो इट्स अ कार्बन नेगेटिव कंट्री एंड इट्स समथिंग वेरी वेरी प्रेज वर्दी। मेजर रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा व्हीकल यूज़ नहीं करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस ज़्यादा रहता है और ग्रीन वेज ऑफ ट्रैवल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है। सो इट वाज अ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर समथिंग लाइक एग्रीकल्चर कि ये लोग यहाँ पे गए। और फोर्थ मीटिंग ऑफ सार्क एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स यहाँ पे हुई, कहाँ पे, थिम्पू भूटान में। डेट कब है, 27 जून 2019 को। इनाग्रल सेशन हुआ था मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वहाँ के डॉक्टर टांडी डोरजी ने ये इनाग्रेशन किया। और एनडी मोदी यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी जी एंड शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑन 11/3/2019 जॉइंटली अनवील्ड डजन्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाया वीसी। वीसी का मतलब हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स यहाँ पे सारे पहुंचे थे
बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये दोनों ही ऑब्वियसली मेंबर्स हैं ऑफ कोर्स, इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश। तो इन्होंने दोनों जो या दोनों जगह के जो प्रीमियर्स हैं, मोदी जी और शेख हसीना, इन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करा। नेशनल नॉलेज नेटवर्क टू कनेक्ट स्कॉलर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो अपने स्टडी मैट से मैंने निकाले हैं और आपको बताया कि इसके बारे में हमें ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी हैं। तो कहाँ हुई थी भाई एग्रीकल्चर वाली बात? ग्रीन ग्रीन एग्रीकल्चर, ग्रीन ग्रीन कंट्री, थिम्पू, भूटान, 27 जून 2019 को। और ये नाम याद रह जाए तो अच्छी बात है, ठंडी जगह है इसीलिए ठंडे दर्जी ने आके उसका इनॉग्रेशन किया, राइट। और नरेंद्र मोदी, शेख हसीना ने कुछ प्रोजेक्ट्स करे, ठीक है, इसमें भी याद ना भी रहे तो चलता है। चलो नेक्स्ट, 9th सार्क फिल्म फेस्टिवल। ठीक है जी, फिल्में तो आपको बड़ी पसंद हैं, तो फिल्मों के बारे में हमें क्या याद रखना है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 99% चांस है कि आपको इस साल के एग्जाम में देखने को मिलेगा कि कौन सी मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला सार्क फिल्म फेस्टिवल में। कौन सी सिनेमा को, कौन सी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला सार्क फिल्म फेस्टिवल में, 9th सार्क फिल्म फेस्टिवल में? सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नगर कीर्तन। इट वॉज अ बंगाली मूवी, इट्स अ बंगाली मूवी, और ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ है बच्चों। इट्स प्रीटी सिमिलर, देवनागरी लिपि हिंदी की जो है वही इनकी भी लिपि है। तो ये न है, ग, और ये र है, और ये कीर्तन, नगर कीर्तन বাংলাতে বলতে গেলে আমাকে বলতে হবে নগর কীর্তন। নগর কীর্তনের মানে কি হয়ে গেল? कीर्तन तो आप सबने सुना ही है, नगर का मतलब शहर होता है, तो नगर कीर्तन इस मूवी का नाम था और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड इसे मिला। इनफैक्ट 4 अवार्ड्स इस मूवी ने जीते। इट वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म, इट ऑल्सो वन द अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर। ये जो नाम आप देख पा रहे हैं बेटा, डायरेक्टर का नाम दिखाई दे रहा है आपको, कौशिक गांगुली। कौशिक गांगुली, कौशिक गांगुली को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला इस फिल्म के लिए। प्लस इसके एक्टर को, ये बंदा जो है ना, रिद्धि सेन नाम है इसका, क्या नाम है? रिद्धि सेन। रिद्धि सेन को इसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। आई एम नॉट श्योर बट आई गेस ही इज द सेम गाय जो काजोल के साथ एक फिल्म आई थी अभी, हेलीकॉप्टर ईला या क्या तो कुछ नाम था, शायद यही बंदा था, आई एम नॉट श्योर। इट्स अ डिस्क्लेमर, आप चेक कर सकते हैं। तो रिद्धि सेन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला यहाँ पे। और इसके अलावा प्रबुदा बैनर्जी, लिख लीजिए, प्रबुदा बैनर्जी को ओरिजिनल स्कोर यानी जो बैकग्राउंड स्कोर होता है उसके लिए अवार्ड मिला। सो नगर कीर्तन ने 4 अवार्ड जीते, तो नगर कीर्तन के ऊपर क्वेश्चन आना बनता ही है। आइदर द क्वेश्चन कैन बी अबाउट किस फिल्म को मिला, किस डायरेक्टर को मिला, कौन सी फिल्म को 4 अवार्ड मिले, नगर कीर्तन को कितने अवार्ड मिले, इस तरीके से ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, और भी 2 अवार्ड हम लोगों ने जीते 9th सार्क फिल्म फेस्टिवल में। व्हाट आर दी अदर 2 अवार्ड्स दैट वी वन? एक तो आप ये देखिए, शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिला, ना बोले वो हराम। नेम ऑफ द मूवी इज ना बोले वो हराम। ठीक है, तो इस फिल्म के लिए जिसने बनाई थी इस फिल्म को, नितिश पाटंकर। नितिश पाटंकर नाम आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, हियर इट इज, नितिश पाटंकर। तो नितिश पाटंकर को ये अवार्ड मिला फॉर दिस मूवी जिसका नाम है ना बोले वो हराम। ठीक है, इसके अलावा एक और फिल्म थी, वॉकिंग विथ द विंड। वॉकिंग विथ द विंड। अब वॉकिंग विथ द विंड के लिए, वॉकिंग विथ द विंड के लिए एक स्पेशल जूरी अवार्ड मिला, एक स्पेशल जूरी अवार्ड वहां पे दिया गया, स्पेशल जूरी अवार्ड। ये स्पेशल जूरी अवार्ड वॉकिंग विद द विंड के लिए दिया गया, और जिस बंदे को ये मिला उसका नाम है प्रवीण मूरछले। प्रवीण मूरछले। तो अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई 9th सार्क फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को कितना अवार्ड मिला, तो भैया आंसर हो गया 9 को उल्टा कर दो 6 अवार्ड मिला। अब ये 6 में से 4 तो नगर कीर्तन को ही मिल गया,
4 अवार्ड तो नगर कीर्तन को ही मिल गया। नगर कीर्तन को किस किस चीज़ के लिए मिला? बेस्ट फिल्म के लिए मिला, बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए मिल गया। ठीक है जी। रिद्धि सेन एक्टर का नाम याद रखना है अपने को, और प्रभुदा बैनर्जी अपने को जो बैकग्राउंड स्कोर वाला था उसका नाम याद रखना है। डायरेक्टर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कौशिक गंगुली। ठीक है जी। उसके बाद में शॉर्ट फिल्म के लिए ना बोले वो हराम को मिला, नितिश पाटनकर को, और स्पेशल जूरी अवार्ड जो था वो वॉकिंग विद द विंड के लिए प्रवीण मोरछले को मिला। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन मान के चलिए। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। ब्रिक्स पे अब हम लोग आ गए। सार्क की बातें हमारी खत्म हो गई, सार्क का डिस्कशन हमारा खत्म हो गया। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट ब्रिक्स। चलो अब बच्चों ये तो बता दो प्लीज़, ये नहीं बता सके तो बच्चों फिर मुझे तुम लोगों को मतलब जान से मारना पड़ेगा। आई हैव टू किल यू गाइस। ये कौन सी कंट्री है बताओ बालक? व्हाट कंट्री इज दिस? इसका नाम या तो बी से स्टार्ट होता है, या आर से, या आई से, या सी से, या एस से। हाँ 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 हाँ, चलो ये कंट्री का नाम बता। ये कंट्री कौन सी है? इंडिया है। डूबा। इंडिया भी नहीं दिखाई दे रहा, यही तो प्रॉब्लम है आज के यूथ की, उनको देश दिखाई कहाँ दे रहा है। हाँ, टिकटॉक और पबजी से बाहर निकलें तो देश दिखाई देगा। तो ऑफ कोर्स दिस इज इंडिया, चाइना, ग्रेटर पार्ट ऑफ रशिया जो किसी ज़माने में सबसे बड़ी कंट्री हुआ करती थी। ओके, देन वी हैव ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। सो बी से हो गया भैया अपना ब्राज़ील, आर से हो गया रशिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। अच्छा चलो एक और मदद करो, ये बड़ी फोटो तो दिखाई दे रही होगी। बड़ी फोटो के कुछ लोगों को पहचानने का प्रयास करो, कौन कौन से लोग हैं जल्दी बताओ। देखो सबसे पॉपुलर लोग, दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर लोगों में से एक हैं, इनको अगर आप नहीं पहचान पा रहे तो मतलब क्या किया जाए आप लोगों का? ये मोदी जी हैं। ये बंदे को तो पहचानो, अभी दुनिया का विलेन नंबर 1 है ये। गब्बर सिंह को भी पीछे छोड़ दिया इसने। सबसे बड़ा विलन है आज की डेट में दुनिया का। क्या नाम है इसका? शी जिनपिंग। क्या नाम है? शी जिनपिंग, यानी कि चाइना का प्रेसिडेंट है ना। और बड़ा ही अमेजिंग काम किया इसने, कह दिया भाई जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई इलेक्शन वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, मैं ही प्रेसिडेंट हूं। तो शी जिनपिंग है। अच्छा, ये जो बंदा है काफ़ी खूंखार बंदा है, ये भी शी जिनपिंग का ही इंस्पिरेशन ले, शी जिनपिंग ने शायद इसी से इंस्पिरेशन ली होगी, क्योंकि ये भी पिछले 20 सालों से रशिया में है और आने वाले भी पता नहीं कितने सालों तक रशिया में रहेगा। तो इसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है जी। और ये जो बंदा है, ये बंदा साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट है और इसका नाम है जायर बोल्सोनारो। बोल्सोनारो, जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो बड़ा ही टॉल पर्सनैलिटी। ठीक है जी। एंड देन वी हैव ब्राज़ील का बंदा जिसका नाम है सिरिल 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 रामाफोसा, राइट। तो ये सारे नाम यहाँ पे हमारे पास में आ गए। ठीक है जी। इसके बाद में क्या है की पॉइंट्स में कि भाई फर्स्ट ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन 20 सितंबर 2006, 2006 को पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग रखी गई थी। ठीक है। और उसको इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो उस समय के थे प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा बच्चों, द अर्स्ट वाइल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। किसी ज़माने में प्रेसिडेंट थे ना। अभी कौन है प्रेसिडेंट?
जी, रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद से पहले कौन प्रेसिडेंट थे? प्रणब दा। तो ये प्रणब मुखर्जी जी हैं और ये डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय, और इन्होंने ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड किया था। 2006 से ये कहानी स्टार्ट हुई, तो बहुत ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। 2016 में इंडिया बिकेम द हेड ऑफ द एसोसिएशन। तो ये कैसा है कि ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो मूव ऑन होती रहती है, रोटेशन वाइज हर कंट्री को वो अधिकार मिलता है। तो अभी 2016 में इंडिया को वो अधिकार मिला था और तब ये लोग सब गोवा में मिले थे, गोवा डिक्लेरेशन हुआ था। 8th ब्रिक्स समिट जो थी वो गोवा में रखी गई थी। ठीक है। प्रेजेंटली चाइना हैज़ द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। चाइना के पास में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब सवाल है कि सर आपने बताया था कि जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होती है वगैरह वगैरह वगैरह, बट यहाँ कहाँ जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है सर? इनमें तो चलिए फिर भी थोड़ी बहुत है, बट ये तो बिल्कुल डिस्टेंट हो गया। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का प्रोबेबली कोलैबोरेट करने का रीज़न जोग्राफी उतना नहीं है जितना कि इनका जो स्टेट है एट प्रेजेंट, जिस स्टेज में ये लोग हैं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये सारी वो कंट्रीज हैं जो आज से कुछ साल पहले तक अंडर डेवलप्ड थी, लेकिन आज ये डेवलपमेंट के पथ पर, प्रगति के पथ पर बहुत तीव्र गति से, बहुत फास्ट पेस पे आगे बढ़ रही हैं। दीज आर सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और इनको पता है कि आने वाली जो सदी होगी उसमें इनका डोमिनेंस रहेगा, इन लोगों का वर्चस्व रहने का पूरा पूरा आसार है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई random group has been made. I mean, a group has been made which looks random, but actually it's not random. It contains the countries which are the fastest growing countries in the world. ठीक है जी, तो इसीलिए इनको साथ में रखा गया है। तो ये अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में क्या है? 11th ब्रिक्स समिट। 11th ब्रिक्स समिट हुई। अभी मोदी जी अपना ट्विटर हैंडल पे कह रहे हैं कि भाई बोल्सोनारो से मिले on the sidelines of the BRICS summit in Brazil. Okay, there has been a mistake from my end. This is Brazil and this is South Africa. ठीक है, जो बोल्सोनारो है, बी से बोल्सोनारो, बी से ब्राज़ील, और साउथ अफ्रीका के लिए हैं हमारे पास में सिरिल रामाफोसा। ठीक है, हाँ, रेक्टिफिकेशन है। हाँ, चलो ध्यान रखें इसका। आगे क्या है? नरेंद्र मोदी का बता दिया कि भाई ये मिले वहाँ पे ब्राज़ील में जेयर बोल्सोनारो से, अपनी फ़ोटो वोटो थोड़ी चमका दी मोदी जी। ऐसे भी हमने अब, अच्छा, अब एक और बात जो हम न्यूज़ वगैरह में देखते थे, आज मोदी जी यहाँ गए, आज मोदी जी वहाँ गए, आज इस कंट्री में, आज उस कंट्री में, तो कहीं ना कहीं ये समिट्स और ये सारे नाम देख रहे तो हमें पता चल रहा है कि चलो ये रीजंस भी होते हैं इनके ट्रैवल करने के पीछे। ये आज इंडिया कितनी सारी रीजनल जो ब्लॉक्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है, नेटवर्किंग करने में लगा हुआ है, एंड उसके लिए जाना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। तो ये जो 11th ब्रिक्स समिट हुई थी लेटेस्ट वाली, वो कहाँ पे हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी, ब्रासिलिया नाम के शहर में। डेट 13-14 नवंबर 2019। इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर का इनका थीम था। डिस्कशन यहाँ पे क्या क्या हुए? इंक्रीज ब्रिक्स ट्रेड फ्रॉम 15% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि फिलहाल ब्रिक्स की कंट्रीज जो हैं वो जो ट्रेड कर रही हैं आपस में, दैट इज़ प्रॉब्ली 15% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो इसको इन्हें बढ़ाना है और ज़्यादा लेवल पे इसको लेके जाना है। फिर वाटर मिनिस्टर्स की एक मीटिंग होल्ड करने की बात करी गई। वाटर ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि तृतीय विश्व युद्ध जो होगा वो शायद पानी के लिए ही होगा। तो वाटर मिनिस्टर्स की मिलने की बात है और वो प्रपोजल इंडिया में वो मीटिंग होने वाली है। प्लस उन्होंने टेररिज्म के बारे में बात करी और ऐसा डिस्कस करा कि कैसे टेररिज्म की वजह से शायद $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान कंट्रीज़ का हो रहा है। ठीक है जी, तो ये अच्छा है। डेट को याद रखना है, वेन्यू को याद रखना है। ब से ब्रिक्स, ब से ब्राज़ील, ब से बोल्सोनारो, और 13-14 नवंबर को हुआ। उसके बाद में $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया टेररिज्म से, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
और प्रेजेंटली 15% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है वो ब्रिक्स का है। ठीक है जी। इसके अलावा बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। R27 डील विथ रशिया, R27 डील विथ रशिया। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों। R27 बेसिकली क्या है, दो इमेजेस वहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो आप देखिए कि ये जो नीचे वाली इमेज है, दिस इज R27। ये जो है ना, ये R27 मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। ये क्या है सर? ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। बहुत अच्छे। तो ये जो एयर टू एयर मिसाइल है, इसको माउंट किया गया है। क्या किया गया है? माउंट किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। किस पे? ये सुखोई जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सुखोई कहा जाता है। ठीक है ना जी। एक सेकेंड। एक एनिमेशन का यहाँ पे इशू है ना, इसलिए ये ठीक से नहीं समझ में आ रहा है। आइए इसको देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो सर ये R27 जो है एयर टू एयर मिसाइल है बच्चों। अरे मान जा राजा, एयर टू एयर मिसाइल है ये। मैन्युफैक्चरर इसका कौन है? रशियन फर्म वेम्पेल एंड यूक्रेनियन फर्म आर्टेम। ये दोनों मिलके इस मिसाइल को बनाते हैं। डिज़ाइन इसका स्टार्ट हो गया था 1962 में, 1962 से इसका डिज़ाइन स्टार्ट हो गया था, बट इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 1986 में। आज दुनिया की लगभग 25 कंट्रीज इस एयर टू एयर मिसाइल के कस्टमर्स हैं और इसे खरीदते हैं रशिया से। लेंथ 4 मीटर्स की है, वेट इसका 253 किलोग्राम्स है, डायामीटर इसका 0.23 मीटर है। अब व्हाट इज द खासियत ऑफ दिस मिसाइल? इसकी खासियत है कि बैड वेदर कंडीशन हो, विजिबिलिटी खराब हो, वगैरह वगैरह वगैरह, वैसी सिचुएशन में भी इसको आप फायर कर सकते हो। और रेंज इसमें जो R27P1 मॉडल है उसका 72 किलोमीटर्स का रेंज है, 72 किलोमीटर तक की इसकी फायरिंग रेंज है। और जो R27EP1 है उसकी फायरिंग रेंज 110 किलोमीटर्स है। इंडियन एयरफोर्स ने तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का डील साइन करा है टू अक्वायर R27। सो द प्रेजेंट government is very very committed to equipping the army or the air force or the naval forces with a lot of weapons, with a lot of artillery, and these will come handy। ये अपने सुखोई एयरक्राफ्ट्स हैं, these are fighter planes, जो ये भी हम रशिया से ही लेते हैं। ठीक है, शायद इसको MQ-30 कहा जाता है इनको, ऐसा कुछ नाम है इनका। बेसिकली सुखोई एयरक्राफ्ट हैं। राजनाथ सिंह की फ़ोटो आप लोगों ने देखी होगी शस्त्र पूजन करते हुए, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है जी। तो इस तरीके की ये एयर टू एयर मिसाइल है और इसको इक्विप करा गया है। जो फाइटर प्लेन थे उनको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, उनको और ज़्यादा कारगर और सशक्त बनाने के लिए उनको बूस्टर के तौर पे इस तरह की ये R27 मिसाइल्स उनके ऊपर में इक्विप करी जा रही है। ठीक है जी। तो ये इसमें दो डेटा हैं, एक तो 1500 करोड़ रुपए वाला और एक कुछ 7680 करोड़ है शायद, आई एम नॉट श्योर। आप लोग मैट में ज़रा देखिएगा प्लीज़। ऐसी डील्स भी और करी हैं टू मेक द इंडियन एयरफोर्स स्ट्रॉन्गर, और भी ज़्यादा वेपन्स वगैरह की डील्स करी गई हैं। तो अब ये रशिया और इंडिया ऑब्वियसली दोनों ब्रिक्स के मेंबर्स हैं और आपस में वो इस तरह का ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे जो इंडिया चाइना का बवाल चल रहा है, रशिया का काफ़ी फ़ायदा उसमें हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ द वेपन्स दैट इज गोना
इज गोना एंड अप सेलिंग इट टू इंडिया। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर मैं इतना ही रखता हूँ। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट। हैव अ गुड डे।